हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था वेरियस फॉर्म्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमने केस वन स्टडी किया था। इसके अंदर हमने देखा था कि कैसे कॉन्सेंट्रेशन टर्म को प्रेशर से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है। केस टू में मैंने फॉर्मूला स्टार्टिंग में लिख दिया है। देख के आपको आइडिया लग रहा होगा, ये फॉर्मूला आपने देखा भी होगा। यहाँ पे मैंने कॉन्सेंट्रेशन को वॉल्यूम से रिप्लेस किया है, और वॉल्यूम किसका है ये जानना जरूरी है। वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट लिखा हुआ है। ठीक है। अभी टाइट्रेंट होता क्या है उसे समझने के लिए मैं स्टार्ट करता हूँ एक इक्वेशन से। फॉर एग्जाम्पल ए गिव्स बी प्लस सी लिखा हुआ है। ठीक है। आपको पता है कि टी इक्वल टू जीरो पे मैंने माना कि इसके मोल्स है ए नोट, और टी टाइम के बाद में क्या होगा, ए नोट में से मान लो इसके एक्स मोल डिसोसिएट हो गए, बी के एक्स बन जाएंगे, सी का भी एक्स बन जाएगा। ठीक है। व्हेन टी टेंड्स टू इन्फिनिटी ए जीरो हो जाएगा, बी कितना बनेगा, ए नोट बनेगा, और ये भी ए नोट बनेगा। इतना हम बोल सकते हैं। ठीक है। ओके। देखो टाइट्रेंट का मीनिंग क्या है। जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट हुआ, रिएक्शन के कुछ टाइम बाद में रिएक्शन में ए भी होगा, बी भी होगा, सी भी होगा, तीनों या सभी रिएक्टेंट या सभी प्रोडक्ट इन्वॉल्व होंगे। ठीक है। उस टाइम पे आप क्या कर रहे हैं, एक अननोन सॉल्यूशन ऐड कर रहे हैं उस सॉल्यूशन में, ताकि और जो अननोन सॉल्यूशन आप ऐड कर रहे हो बाहर से, उसी को आपने टाइट्रेंट बोला है। और कितना टाइट्रेट आप ऐड करोगे या कितना वॉल्यूम उसका ऐड करोगे, आपको वो कैलकुलेट करना है। बट उसके लिए आपको जो सॉल्यूशन आप बाहर से ऐड कर रहे हो और जो सॉल्यूशन ऑलरेडी अंदर प्रेजेंट है, दोनों में कुछ ना कुछ रिलेशन डेवलप करना होगा, राइट। तो मैं वही करने वाला हूं पहले कि क्या रिलेशन होगा दोनों में। तो वो रिलेशन डेवलप करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ अजम्पशंस मानने पड़ेंगे। अजम्पशंस क्या है, देखो बहुत ही सिंपल है। जो भी आप टाइट्रेंट यूज कर रहे हो, जो भी टाइट्रेंट आप ऐड कर रहे हो, राइट, उसका मोलैरिटी मतलब कॉन्सेंट्रेशन, उसका मोलैरिटी और एन फैक्टर जो है वो क्या होगा, कांस्टेंट होना चाहिए। उसका मोलैरिटी और एन फैक्टर कांस्टेंट होना चाहिए। एक सिंपल सा अजम्पशन है। चलो ठीक है, वापस से मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ। जैसे वापस से मैंने लिखा ए गिव्स बी प्लस सी लिख दिया। ठीक है। ध्यान में रखना एक बात और, जो भी आप टाइट्रेंट ऐड कर रहे हो ना, वो या तो ए के साथ रिएक्ट करेगा, या हो सकता है बी और सी के साथ रिएक्ट करे, या हो सकता है तीनों के साथ रिएक्ट करे। ठीक है, समझ में आ रहा है। मतलब जो आप टाइट्रेंट ऐड कर रहे हो किसी के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, बट मैं एक सिंपल केस लेके चल रहा हूँ। सबसे पहले मैंने लिखा टाइट्रेंट लेट टाइट्रेंट रिएक्ट्स विद रिएक्ट्स विद ओनली ए। एक सिंपल सा केस लेके चल रहा हूं मैं कि ए के साथ रिएक्ट करेगा। फिर बाद में हम जनरलाइज कर देंगे कि किसी के साथ भी वो रिएक्शन करे, फॉर्मूला किस तरीके से आना चाहिए। ठीक है। ओके। चलो मान लो कि जो टाइट्रेंट है वो सिर्फ ए के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि मिली इक्विवेलेंस ऑफ टाइट्रेंट जो आप ऐड कर रहे हो, दैट इज इक्वल्स टू मिली इक्विवेलेंस ऑफ ए, राइट। जब दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं कंप्लीटली, तो दोनों के मिली इक्विवेलेंस सेम होते हैं, राइट। टाइट्रेंट के मिली इक्विवेलेंस को आप कैसे लिख सकते हैं, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, राइट। और जो सबस्ट्रेट है ए है, उसके मिली इक्विवेलेंस को आप कैसे लिखेंगे, मोल इनटू एन फैक्टर। अच्छा, मोल क्यों लिखा, क्योंकि मोल हमने एज्यूम किया है एनोट, इसलिए। ठीक है। ओके। नॉर्मेलिटी को कैसे लिख सकते हैं, अगेन नॉर्मेलिटी इज बेसिकली मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। तो मोलैरिटी लिखा एम इंटू एन फैक्टर किसका, टाइट्रेंट का, इंटू वॉल्यूम मान लो वी नोट है, दैट इज इक्वल्स टू मोल, आपको पता है ए नोट है, इंटू ए का एन फैक्टर क्या है, एन फैक्टर ऑफ ए, कुछ इस तरीके से लिख दिया। ठीक है। ओके। स्टार्टिंग में assumption में आपने देखा होगा कि हमने माना है मोलैरिटी और एन फैक्टर टाइट्रेंट का कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो वी नॉट है, वॉल्यूम है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन फैक्टर ऑफ ए इंटू ए नॉट, राइट। एन फैक्टर ऑफ ए इंटू ए नॉट मतलब ए का ही एन फैक्टर और ए का ही मोल। इसका मतलब क्या हो गया, इक्विवेलेंस ऑफ ए हो गया क्या, इक्विवेलेंस ऑफ ए हो गया क्या, ये इक्विवेलेंस ऑफ ए हो गया। मतलब आप देखो, मैंने अजम्पशन में माना था कि जो टाइट्रेंट है वो सिर्फ ए के साथ रिएक्ट करेगा। अगर ए के साथ रिएक्ट कर रहा है तो इक्विवेलेंस ऑफ ए आ रहा है। मान लो मानता कि मैं ए और बी के साथ रिएक्ट कर रहा है, दोनों के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो आपका इक्विवेलेंस ऑफ ए प्लस इक्विवेलेंस ऑफ बी। तीनों के साथ रिएक्ट करता तो इक्विवेलेंस ऑफ ए प्लस इक्विवेलेंस ऑफ बी प्लस इक्विवेलेंस ऑफ सी, ऐसा कुछ आ जाता। तो मतलब मैं जनरलाइज अब करने वाला हूँ। जनरलाइज क्या बोला जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट, जो भी आप टाइट्रेंट ऐड कर रहे हो ना, वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट यूज्ड जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, वो होगा टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस, टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस। ठीक है, समझ में आ रहा है। टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। इतना क्लियर हो गया। ये जनरलाइज कर दिया मैंने। ठीक है। हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि इतना पढ़ने के बाद आपको शायद ज्यादा क्लियर नहीं हुआ होगा, इसीलिए यहाँ पे मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। चलो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो रिएक्शन लिखा 2a गिव्स 3b प्लस सी। देखो यहाँ पे कोफिशिएंट भी मैंने चेंज कर दिए। मान लो a का n फैक्टर है n1, b का n फैक्टर है n2, c का n फैक्टर है n3। ठीक है।
ओके, स्टार्टिंग में t इक्वल टू जीरो पे a कितना होगा, a नोट होगा। t टाइम के बाद में क्या होगा, a नोट में से ये 2x चले गया, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के रेशियो में डिसोसिएट होगा, ये 3x होगा, ये x बन जाएगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक? फिर t टेंस टू इन्फिनिटी पे ये जीरो हो जाएगा, ये 3a0/2 हो जाएगा और ये a0/2 हो जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ln ऑफ ब्रैकेट a नोट डिवाइडेड बाई ए टी इज इक्वल्स टू के ए इंटू टी लिख सकते हैं। या फिर ln ऑफ स्टार्टिंग में कॉन्सेंट्रेशन कितना था, a नोट था, बाद में कितना हो गया, a नोट माइनस 2x बच गया टी टाइम के बाद में, दैट इज इक्वल्स टू के ए इंटू टी हो गया। ठीक है, इस इक्वेशन को आप ध्यान रखना, इक्वेशन नंबर 1 मैंने इसको दे दिया है, इसकी जरूरत पड़ेगी आगे में। ठीक है, ओके। अब देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, मैंने लिखा वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट, जो भी आप टाइट्रेंट यूज कर रहे हो ना, वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट यूज्ड एट टी इक्वल टू जीरो। टी इक्वल टू जीरो पे जो आपने टाइट्रेंट यूज किया उसके वॉल्यूम को मैंने वी जीरो से लिखा है, वी नॉट से लिखा, ठीक है। तो वी नॉट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, इक्विवेलेंस ऑफ ए, क्योंकि स्टार्टिंग में तो ए ही लिया हुआ है। ठीक है, इक्विवेलेंस ए का क्या होगा, उसका मोल ए नॉट एन फैक्टर एन वन। बी और सी का क्यों नहीं लिया, क्योंकि बी और सी स्टार्टिंग में प्रेजेंट ही नहीं था। ठीक है, या टी टाइम बाद में तो सभी प्रेजेंट है, मतलब तीनों का इक्विवेलेंस का सम आएगा। तो ए का इक्विवेलेंस क्या होगा, उसका मोल ए नॉट माइनस 2x इंटू इंटू एन वन हो जाएगा, प्लस फिर क्या आएगा, फिर आएगा बी का मोल्स हो गया 3x इंटू उसका एन फैक्टर एन टू, प्लस सी का मोल्स कितना है x इंटू उसका एन फैक्टर एन थ्री। समझ में आता है इतना? ठीक है, v टेंस टू इन्फिनिटी। अब v इंफिनिटी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, a तो है ही नहीं, तो a का इक्विवेलेंस तो जीरो हो गया। अच्छा, b दिया हुआ है क्या, बिल्कुल दिया हुआ है, b के मोल्स हो गई ये इंटू उसका n फैक्टर n2 हो गया, प्लस c का मोल्स कितना है a0/2, उसका n फैक्टर कितना हो गया, उसका n फैक्टर n3 हो गया। ठीक है, इतना क्लियर होता है। चलो एक काम करते हैं, इसको भी इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लीजिए। ठीक है, ओके, बहुत सारी इक्वेशंस हो गई हमारे पास, जरूरत पड़ेगी सभी की। ठीक है, तो देखो अब क्या करने वाला हूँ मैं, वी इंफिनिटी माइनस वी जीरो अगर आपको कैलकुलेट करना पड़े तो वी इंफिनिटी क्या है, वी इंफिनिटी इज बेसिकली 3a0/2 n2 प्लस आप बोल सकते हैं a0 n3/2 माइनस वी नॉट की जगह आप a0 n1 लिख सकते हैं। अच्छा देखो ध्यान से, तीनों टर्म्स में अगर आप a0 कॉमन लेते हैं तो आपका बनेगा 3n2/2 प्लस n3/2 माइनस n1 बन जाएगा क्या, बन जाएगा। ठीक है, आप एक काम कीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 5 दे दीजिए। ठीक है, अब एक और टर्म हम कैलकुलेट करेंगे, वी इंफिनिटी माइनस वी टी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, 3a0/2 n2, ये वी इंफिनिटी है, a0 n3/2, ये तो पूरा अभी तक वी इंफिनिटी लिखा, माइनस वी टी जो है ब्रैकेट में लिखेंगे, मैं माइनस से मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ ऑलरेडी, आप लोग समझ जाएंगे। a0 n1, फिर आएगा प्लस 2x n1, फिर आएगा माइनस 3x n2, फिर आएगा माइनस x n3। ठीक है, शायद आप लोग समझ गए होंगे, एक बार खुद से प्रैक्टिस करके देखना, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या होने वाला है, अब मैं करने वाला हूँ इक्वेशन नंबर 5 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 6 अगर आप करेंगे। ठीक है, एक काम करते हैं, उससे पहले थोड़ा आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं इक्वेशन को। थोड़ा सिंप्लीफाई किस तरीके से करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई किस तरीके से किया जाएगा, देखो जो स्टार्टिंग की तीन टर्म्स है ना, स्टार्टिंग की तीन टर्म्स में से आप एक काम कीजिए, आप एक काम कीजिए, ए नोट को कॉमन ले लीजिए। ए नोट को जैसे कॉमन लेंगे क्या बनेगा, 3n2/2 बन गया, प्लस क्या बन जाएगा, n3/2 बन गया, माइनस क्या हो गया, n1 हो गया। ठीक है, अब जो लास्ट की तीन टर्म बची हुई है या फिर नेक्स्ट जो थ्री टर्म्स है उसमें से आप एक काम कीजिए, उसमें से 2x कॉमन ले लीजिए। जैसे आप 2x कॉमन लेंगे आप पाएंगे कि 3n2/2 बन गया, ये भी n3/2 बन गया, माइनस n1 बन गया। यार ये तो बिल्कुल सेम आ गए दोनों में फैक्टर्स। चलो ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब आप एक काम कीजिए, फैक्टर्स को भी है कॉमन ले लीजिए, 3n2/2 प्लस n3/2 माइनस n1, जैसे ही दोनों से कॉमन लिया अब बच गया a0 माइनस 2x। इतना क्लियर होता है? ठीक है, तो अब ये जो है इसको इक्वेशन नंबर मैंने 7 दे दिया, समझ में आता है? ठीक है, अब देखो क्या होने वाला है, अब इक्वेशन नंबर 5 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 7 कर रहे हैं। जैसे इक्वेशन नंबर 5 है वो है v इंफिनिटी माइनस वी नॉट, 7 जो है वो v इंफिनिटी माइनस वी टी है। दोनों का जब रेशियो निकालेंगे तो
ये वाला फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा, 3n2/2 प्लस n3/2 माइनस n1 वाला फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ ए नॉट डिवाइडेड बाय ए नॉट माइनस 2x बचेगा। और आपको याद होगा इक्वेशन नंबर वन क्या लिखा था मैंने, इक्वेशन नंबर वन लिखा था मैंने ए नॉट डिवाइडेड बाय ए नॉट माइनस 2x इज इक्वल्स टू के इंटू टी लिखा था, राइट। तो यहीं पे आप देख सकते हो कि ए नॉट डिवाइडेड बाय ए नॉट माइनस 2x का रेशियो हम निकाल चुके हैं, उसको वॉल्यूम के टर्म में हम रिप्लेस कर चुके हैं। तो वी इंफिनिटी माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाय वी इंफिनिटी माइनस वी टी इज इक्वल्स टू क्या हो गया, के इंटू टी हो गया। ये फाइनली हमारा फॉर्मूला डेराइव हो गया। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो एग्जांपल मैंने लिया है आपको फॉर्मूला याद रखो या मत रखो फर्क नहीं पड़ता है, बट जिस तरीके से मैंने इसको सोल्व किया है आप उसी तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। ठीक है, मैं टर्म्स आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। वी इंफिनिटी क्या है कि इनफाइनाइट टाइम में या फिर बहुत टाइम के बाद में कितना टाइट्रेंट का वॉल्यूम यूज हुआ है। ठीक है, वी नोट क्या है, स्टार्टिंग में टाइट्रेंट का वॉल्यूम कितना है। और वी टी क्या है कि टी टाइम के बाद में टाइट्रेंट का कितना वॉल्यूम यूज हुआ है। समझ में आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। केस टू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, केस वन जो था बहुत सिंपल था प्रेशर के टर्म में, ये केस टू है, इसको ध्यान रखना है। आगे के लेक्चर्स में हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे इससे रिलेटेड, मॉड्यूल्स में भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ओके।